नमस्कार, मैं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चाहे सीमांचल हो, कोसी हो, चंपारण का इलाका हो, दोपहर 1 बजते बजते 122 सीटों की तस्वीर कमोवेश साफ हो गई है या साफ हो चली है। हम अब इस समय से जिन इलाकों में आज मतदान है सेकेंड फेज का, उन्हीं इलाकों में जो पत्रकार साथी हैं, उन पत्रकार साथियों से भी रिपोर्ट कलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं और लाइव मतलब बैठा करके, ऐसा नहीं कि उनसे हम फोन पे पूछ के और आपको बता दें। उनकी जुबानी हम आप तक रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि किस इलाके में वोटिंग ट्रेंड जो है, बम्पर मतदान हो रहा है, वो किसको फायदा पहुंचा रहा है। पिछली बार जैसी ही तस्वीर होगी या इस बार यही वो इलाका है जो सत्ता का रास्ता तय करवाएगी। महागठबंधन क्या इस बार इस सेकेंड फेज में कुछ बढ़त हासिल करेगा? पिछली बार से अगर अगर पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस हुआ, 15% बेहतर परफॉर्मेंस हो गया, तो फिर आप मान लीजिए कि बिहार लोकतंत्र और संविधान को बचाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठा चुका है, मील का पत्थर बन चुका है। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं, मैंने कहा उसी इलाके में मौजूद हैं, राजेश्वर जायसवाल जी। जोड़िए और भाऊ हमारे साथ हैं, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट हम दोनों लोग समझेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। स्वागत है भाऊ, राजेश्वर भाई स्वागत है। और दरभंगा दरभंगा सीतामढ़ी वाला जो इलाका है, उस इलाके की रिपोर्ट के साथ मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बस कुछ ही देर में मनीष भी आ जाएंगे। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले जरूरी है कि खेल कूद जो चल रहा है ना, उस खेल कूद को भी छल कपट, फर्जी वीडियो, वीडियो में फर्जी ऑडियो घुसा घुसा करके मतदान के वक्त, बिल्कुल जब मतदान चल रहा है उस वक्त भी 500 वोट खराब कर दे, 1000 वोट कर दे खराब, वो कोशिश चल रही है। और आज नहीं, 90 के दशक से कई बार जब हम लोग संघ और संघी पैटर्न की चर्चा करते हैं, तो कई बार ये बात मैंने रिपीट किया है कि 90 के दशक से पोलिंग बूथ पर मैं देखा हूं युवा अवस्था में, जो एकदम लड़के टाइप में, तो संघी कैसे मतदान के दिन दोपहर के समय, दोपहर होते होते कैसे ट्रेंड को जो है गलत तरीके से नरेट करके नुकसान पहुंचाते हैं, वोट डिवीजन करवाते हैं, वो कोशिश आज भी हो रही है। अजीत शर्मा की बेटी के वीडियो में वो रोड शो वगैरह करके बाहर रहती है, बाहर से आई थी अपने पिता के लिए, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बड़े नेता है अजीत शर्मा। बेटी आई थी, रोड शो प्रचार वगैरह करके गई। अजीत शर्मा की बेटी के वीडियो में ऑडियो पीछे से लगा दिया कि एनडीए जीत रहा है, एनडीए को वोट दीजिए आप लोग। वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वो खुराफात सब कर रहे हैं, तो वो हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं, सुनवा देते हैं और फिर चलते हैं राजेश्वर भाई के पास। लेकिन पहला एक विजुअल, ये भी बहुत कुछ बोलता है। विजुअल लाइए, विजुअल लाइए। ये विजुअल बहुत कुछ बोल रहा है, इसलिए विजुअल से हम शुरुआत कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। ये देखिए, ये देखिए आप झंडा देख लीजिए। और जो आप देख रहे हैं वो खटिया है, गलतफहमी कोई ना हो किसी को, मैं साफ कर दूं, खटिया है। बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको खटिया पर लेकर के और झंडा लगा करके और ये जा रहे हैं मतदान के लिए। ये एक अद्भुत ऊर्जा है। मेरे पास कुछ और जानकारियां हैं। मेरे एक जानने वाले के चचेरे भाई दिल्ली से फ्लाइट लेकर के गए हैं मतदान करने, और मतदान परिवर्तन के नाम पर मतदान करने फ्लाइट से आदमी गया है। सोचिए कितना पैसा खर्च करके गया है। तमाम रांची से लेकर के और आसपास के इलाकों में जो लोग हैं वो भी अपने अपने इलाकों में मतदान करने गए हैं। खैर, अब चलिए बाइटें आपको सुनवाते हैं। पहली बाइट प्ले करिए। ये महागठबंधन की प्रत्याशी है, देखिए ये भी परेशान है। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को भी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप लोग, और बारसलीगंज की जनता मालिकों ने मुझे दिल में जगह दिया है। सभी ने अपनी वोटिंग पोलिंग की है, देख रहे हैं, धैर्य नहीं खो रहे हैं और लंबी लाइन में लगी हुई है। इतने सवेरे से कंप्लेन आ रहे हैं कई जगह से, हमारे वोटर को घर में तक निकलने नहीं दिया जा रहा है, हमारे वोटर को बीच रास्ते से खदेड़ा जा रहा है, हमारे वोटर लंबी लाइन में लगे हुए हैं और उसके बाद भी स्लो
पोलिंग करवाई जा रही है। एनीवे फिर भी मैं बहुत होपफुल हूँ, पॉजिटिव हूँ और धैर्य हमारी जनता कभी नहीं खोएगी। चाहे जितना भी मतदान रात तक भी हो, वो लाइन में लग के अपना मतदान करके ही जाएगी घर। धन्यवाद साथियों। चलिए मनोज झा नेक्स्ट। ये सब बाइटें इसलिए कि ये सब उसी इलाके की तस्वीर को बता रहे हैं। मनोज झा, एक जो यहाँ के माहौल में, यहाँ के वातावरण में चीज जो स्पष्ट है, वो संभवतः प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और यूपी के मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कोशिश की कि पिच बदल दें। 20 से जो एक आर्टिकुलेशन तेजस्वी जी ने शुरू किया था कि बिहार बात करेगा नौकरी पे, सामाजिक सुरक्षा पे, बिहार बात करेगा अपने सरोकार पे, कि निवेश की जो नजर गुजरात के लिए है वही बिहार के लिए हो। आज उसका उभार काफी बढ़ गया है। प्रथम चरण में उसी दृष्टिकोण से लोगों ने बदलाव के लिए एक दस्तक दी और उस दस्तक को मैं तब्दील होते हुए देख रहा हूं एक बड़े, न सिर्फ सरकार परिवर्तन में बल्कि सरोकार परिवर्तन वाली सरकार में। जिस तरीके से कल तेजस्वी जी ने, चलिए हटा दीजिए हो गया। मेन बात है कि पिच पर तेजस्वी की ही पिच पे चुनाव हो रहा है, बीजेपी की पिच पर नहीं। अजीत शर्मा को सुनाइए, बिटिया के वीडियो में ऑडियो बदल दिया कि कोई मीडिया वाले चला रहे हैं कि नेहा शर्मा ने रोड शो तो किया। अजीत शर्मा की बेटी है, वो हर बार आती है, रोड शो करती है, हर बार वो हाथ छाप के जनता से वोट मांगती है। और इस बार कोई एडिट करके चला रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। बिल्कुल गलत बात है। मैं उस बेटी की तरफ से, चूंकि वो चली गई है, मैं उसकी तरफ से बताता हूँ ये एडिटेड है। निश्चित तौर पर उसने, वो एनडीए नहीं है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए वो समझिए, इंडिया गठबंधन तो होगा ही, महागठबंधन बिहार में हम लोग मान के चलते हैं, तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। वो एडिटेड है, इसको कृपया जनता सभी लोग सुन लें। मेरी बेटी है, वोट मांगी है, रैली की है, हाथ छाप के लिए अजीत शर्मा के लिए, इसलिए यह एडिटेड है, इस पर ध्यान न दें। वह बिल्कुल भागलपुर की बेटी है और हम 30 वर्षों से कांग्रेस में हैं। 30 वर्ष से मेरी बेटी भी कांग्रेस में है। ये गजब गजब के। अच्छा, मीडिया तो और पतन उसका हो गया। कल मुकेश सहनी ने कहा ना कि अगर मैं अपने समर्थकों को बोल दूंगा तो फूंक देंगे तुम्हारे दफ्तरों को, चैनलों को, जो तुम लोग नरक मचाए हो फर्जी खबरें फैला के सूत्रों के हवाले से। खैर, राजेश राम ये गए थे ई रिक्शा से वोट डालने। जरा राजेश राम को सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष का। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ई रिक्शा का इस्तेमाल से देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, पर्यावरण भी ठीक होगी। इसलिए मैं एक संकेत देना चाहता हूं देश के और बिहार के लोगों को कि ई रिक्शा में कोई पॉल्यूशन नहीं होती, उसमें डीजल पेट्रोल की खपत नहीं होती। गरीब उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है, गरीब को उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन से 2 पैसे आएंगे। इसलिए मैंने आज ई रिक्शा का इस्तेमाल किया। अभी तक का पोल का रिपोर्ट जो है काफी उत्साहवर्धक है। पोल का रिपोर्ट बहुत उत्साहवर्धक है। चलिए अब चर्चा पे चलते हैं। प्रशांत किशोर को भी आगे सुनवा देंगे क्योंकि इसी इलाके में उनका भी वोट था, वो भी अपना वोट डाले हैं और कह रहे हैं कि परिवर्तन होना तय है, जनता परिवर्तन के लिए मतदान कर रही है। राजेश्वर जी के पास चलें। भैया, ग्राउंड में ये तो मतलब उसी इलाके में भी हैं, लेकिन ये पूरे 122 सीटों पर इनकी नजर है। अलग अलग अपने साथी रिपोर्टरों से, पत्रकारों से बातचीत भी करते हैं। क्या रिपोर्ट है राजेश्वर भाई, सेकंड फेज? धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि अभी ये ठीक से बताया नहीं जा सकता कि सबके पक्ष में मतदान है, लेकिन टैक्टिकल वोटिंग बहुत जबरदस्त हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार नीतीश कुमार जो है उन्होंने एक खेला कर दिया है। आप लोग खूब खेला बतियाते हैं, इसको मैं बता रहा हूं। उनकी सीटें बढ़ेंगी और कई बार भाजपा के अंदर भीतर घात हो रहा है। भाजपा के अंदर भी भीतर घात हो रहा है। जैसे एक मैं अपने चंपारण का बता रहा हूं, मोतिहारी का, जहां से मैं हूं। वहां एक जेडीयू के हैं जो यूथ के अध्यक्ष रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, यूथ जेडीयू के अध्यक्ष रहे हैं। वो निर्दलीय लड़ रहे हैं और मोदी और नीतीश जी के पोस्टर के साथ लड़ रहे हैं, तो उनको नीतीश जी का आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे यहाँ जनसुराज से कैंडिडेट लड़ रहे हैं जो 2 दिन पहले उन्होंने जनसुराज ज्वाइन किया, जो पहले यहाँ के जो माननीय हैं
राधामोहन सिंह जी एमपी, उनके साथ बैठा करते थे, चिकित्सा प्रकोष्ठ के संभवतः अध्यक्ष भी थे। तो वो जनसुराज ज्वाइन कर लिए और वो लड़ रहे हैं। तो उनको जो चित्रांश समाज है, कायस्थ समाज, जिसकी वोट लगभग 10-15 हजार हो गई, वो लगभग उनको वोट दे रहे हैं लोग। ऐसे ये सब लोग किसी किसी को बताते नहीं है, लेकिन इंटरनली जब तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, तो लोग शेयर करते हैं। कि क्यों करते हैं कि 6 बार एक ही आदमी को टिकट मिला है, जिसमें 5 बार, और वो 5 बार जिताया गया, वो कभी हारे नहीं है। लेकिन उस इलेक्शन को दरअसल यहाँ के एमपी साहब लड़ते हैं, वो बहुत बढ़िया उनका टैक्टिक्स होता है और रणनीति होता है। सभी लोगों को लेके चलते हैं और कहाँ किसका कब इस्तेमाल करना है। चक दे इंडिया के शाहरुख खान ने जैसे बताया था, तो वो ठीक है। लेकिन इस बार लोग नाराज हो गए कि भाई रिप्रेजेंटेशन का हक जो है वो अलग-अलग कम्युनिटी को भी मिलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। तो वो लोग भी बहुत उनसे नाराज है, और ये 2 कम्युनिटी जो है, जो बहुत एग्रेसिवली वोट करती थी भाजपा को। इसी तरह एक वैश्य समुदाय है, जिसमें 5-7 अलग-अलग कैटेगरी होती है, सोनार होते हैं, कनवार होते हैं, तेली होते हैं। इवन बिहार में माना जाता है कि तेली लोग भाजपा को जबरदस्त समर्थन करते हैं, वो लोग भी टूट गए हैं। वैश्य समाज के लोग भी यहाँ पे मतलब चंपारण इलाके में राजद को वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है ठीक से मिला नहीं है इनकी तरफ से, तो वो लोग भी उनको वोट दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और एग्रेसिव वोट हो रहा है सभी जगह, मतलब राजद के वोटों में या कांग्रेस के वोटों में कुछ न कुछ बढ़ोतरी है। एक सच्चाई तो ये भी है कि यहाँ पे जमीन पे जिस तरह की रणनीति चुनाव लड़ने की भाजपा बनाती है, जितने भी विरोधी उम्मीदवार होते हैं भाजपा को, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा डिफेम करने की कोशिश की जाती है, बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, मोतिहारी में योगी जी आए थे, तो योगी जी जब आए हुए थे, केशव प्रसाद मौर्य आए थे, मोहन यादव आए थे, तो एक कैंडिडेट का नाम मैं नहीं लूंगा, उनके ऊपर कुछ मुकदमे हो सकते हैं, जो बहुत सारे तो कराए गए होंगे, जैसे कि लोगों का कहना है, जैसे कई भीड़ में मैंने देखा है लोगों को बोलते हुए, तो तीनों लोगों का एक ही फोकस था कि उनपे यहाँ मुकदमा हुआ है, ये सारा कुछ चल रहा है। तो मुख्यमंत्री और खास करके योगी जी जैसे स्ट्रेचर के लोग आके बोल रहे हैं, तो लोगों में नाराजगी तो हुई, संवेदना भी पैदा हो गई, सहानुभूति भी पैदा हो गई, और रात कम से कम कई दर्जन जगहों पर छापे पड़े हैं, कई विरोधियों के, जो भी विरोधी हैं, मतलब भाजपा के अगेंस्ट में जो लोग लड़ रहे हैं उनके ऊपर, तो लोगों में एक तरह से हो गया कि नहीं भाई, ये तो कुछ दबाया सताया जा रहा है। तो ये रणनीति जो है भाजपा की, ये उल्टी पड़ती हुई दिख रही है, और इसके कारण एक तरफा वोट पड़ने लगा है। क्योंकि अभी मैं मॉर्निंग में निकला हूँ लगभग 8-9 बजे, अभी 25-30 किलोमीटर का यात्रा इधर उधर से करके आया हूँ, बाइक उठाया अपना निकल गया, तो उसमें मैंने देखा है कि जो लोग भाजपा के हार्डकोर वोटर थे, समर्थक थे, और उनको लाइक भी करते थे, वोट देते थे, डोनेशन भी देते थे, वो सब लोग अलग हो गए कि नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है कि हम लोग लोकतांत्रिक सेटअप में हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, या जो लोग प्रशासन जो दबा रही है कुछ लोगों को, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक ये इम्पैक्ट है। क्या है, एक बात बता रहा हूँ, महागठबंधन के पक्ष में जो है चीजें थोड़ी सी जो स्लो है, वो मैं बता रहा हूँ। दरअसल जिन जिन चीजों का जिक्र जो है आचार संहिता के बाद करना चाहिए था तेजस्वी प्रसाद यादव राजद के टीम को या कांग्रेस के टीम को, जैसे बोला है उन्होंने कि हर घर में नौकरी देंगे, या हम ये सुविधा देंगे, या 200, वो उन्होंने पहले कर दिया। और नीतीश कुमार जो है बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है और सेंसिटिव भी है, वो समझ गए 10,000 रुपया जो उन्होंने दिलवाया है उसका बहुत ज्यादा असर है। कहीं कहीं टूट रहा है, जहां पे राजद के कैंडिडेट या कांग्रेस के कैंडिडेट बहुत मजबूत है, वहीं पे, क्योंकि फील्ड में लोग चाहिए, जितने लोग फील्ड में भाजपा के पास होते हैं समझाने के लिए, इन लोगों के पास नहीं है। नहीं नहीं, वो तो खैर, वो तो तो संगठित वो पूरा वो हुआ है, समस्या आई संगठित, हुई उसको है, मैं आगे ठीक कुछ है, और बोलने जा रहा लेकिन था, फिर रुक बेटा। मैं आता हूँ जरा मनीष के पास भी एक साथ रिपोर्ट ले ली जाए। देखिए, योगी आदित्यनाथ की भी चर्चा आई गई भाऊ, कि उनका इतना बड़ा स्ट्रेचर है, और वो ऐसी बातें बोल रहे थे। हालांकि बाकी प्रदेश के लोगों को पता चल जाएगा कि यूपी को, उत्तर प्रदेश को उन्होंने स्ट्रेचर पर ही रख दिया है, अब स्ट्रेचर पर ही यूपी है, तो उनके स्ट्रेचर का जो बात है वो सब खत्म हो जाए। स्ट्रेचर पर यूपी है, लेकिन क्या हाल है दरभंगा, पूर्णिया, मनीष, क्या रिपोर्ट है?
सीमांचल देखिए आशीष, दरभंगा। हाँ, हाँ दरभंगा में तो पिछले चरण में ही वोटिंग हो गई। अच्छा, हाँ 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 मधुबनी से आप ऊपर ले लेंगे तो हाँ, मधुबनी से सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और हाँ, अररिया, किशनगंज, जहां कटिहार तक पूरा इधर सीमांचल, मिथिलांचल और सीमांचल में वोटिंग हो रही है। और सीमांचल में खासतौर पे हम एक बात आशीष दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार ओवैसी का वो सिक्का नहीं चल रहा है जो 2020 में चला था। ये असर नहीं है ओवैसी का इस बार। ओवैसी कई सीटों पर ओवैसी के कैंडिडेट टक्कर में जरूर है, लेकिन उसको जीत में कितना बदल पाएंगे अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ओवैसी का फैक्टर इस 2020 की तरह काम नहीं कर रहा है। सीमांचल या दूसरा चरण कहे या सीमांचल की तरफ आते आते भी कहे तो प्रशांत किशोर का भी फैक्टर उस तरीके से नहीं काम कर रहा है जैसा कि पहले चरण में हमने कुछ सीटों पर देखा। कुछ सीटों पर है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रशांत किशोर का फैक्टर नहीं। अब जो है वो लड़ाई आमने सामने की दिख रही है, चाहे आप गया की तरफ, इसीलिए जो गया में की तरफ देखे तो गया में भी वोटिंग ज्यादा हो रही है, इधर किशनगंज में भी हुई है। तो जो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ा है उसको लेकर थोड़ी सी मेरे मन में दुविधा थी, तो मैंने फोन पे बात की और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बिहार में इतनी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, मतलब इतना ज्यादा वोटिंग परसेंट कैसे बढ़ गया, या अभी भी सीमांचल और किशनगंज में कैसे वोट हो गया। तो उसमें एक बात समझ में आई कि जो SIR का जो है, SIR के वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो वो बढ़ा कैसे, जैसे मान के चलिए कहीं पहले 100 वोटर थे, अब वहां 80 वोटर रह गए, तो उस 80 वोटर में ही परसेंटेज जोड़ा जा रहा है। तो SIR ने जो काम किया है वो काम ये किया है कि एक वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया है। लेकिन एक बात और है, जो ये बातें हो रही थी कि छठ पूजा के बाद या स्पेशल ट्रेन चलाकर जो है वो सिर्फ NDA के सपोर्टर आ रहे हैं या NDA के वोटर आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर के भी वोटर बहुत हद तक आए हैं इसमें, और महागठबंधन के भी वोटर आए हैं। मैंने आशीष कई अल्पसंख्यक वोटर को से मेरी बातचीत भी हुई जो अलग अलग राज्यों से, खासतौर पे जब छठ के बाद जो स्पेशल ट्रेन चली उससे वापस वोट डालने आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक तरफे ही चीजों को जोड़े कि अगर और 2 और 2 दूना 4 ही होगा, हम हमेशा वो नहीं होता, कई बार वो आंकड़े बदलते भी हैं। तो इस बार कुछ मुझे लगता है कि कुछ सीमांचल में कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाली चीजें आ सकती हैं। अब वोटिंग अगले 1-2 घंटे में कहाँ जाएगी वो बताते हैं। और जो गया का भी आशीष इलाका है, गया में भी आप देखेंगे तो मुस्लिम वोटर और महादलित वोटर, ये दोनों बहुत मतलब बहुत निर्णायक होते हैं, गया और औरंगाबाद। और इसलिए आप देखिएगा कि जो औरंगाबाद और सासाराम वाला एरिया है, उस एरिया में महागठबंधन का लोकसभा में भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। अगर जिस हिसाब से लोकसभा में प्रदर्शन हुआ था, हालांकि उस इलाके में अगर कहें तो बहुत हद तक पवन सिंह का भी थोड़ा बहुत असर, जो लोकसभा चुनाव में पवन सिंह का भी असर रहा। लेकिन वो अगर 2024 लोकसभा वाला फैक्टर अगर थोड़ा बहुत भी काम कर जाएगा तो मुझे लगता है कि जो पहले चरण की कम बेसी जो भी हुआ हो, कमी बेसी जो भी हुआ हो, वो इस दूसरे चरण में हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि लगभग बराबरी पे मुकाबला आशीष अभी तक दिख रहा है। अगले 2-3 घंटे हैं। खासतौर पे कांग्रेस को लेकर मुझे लगता है कि क्योंकि पहले चरण में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है जेडी के मुकाबले, लेकिन मुझे दूसरे चरण में लग रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर हुआ। और इसलिए हमने देखा कि जो राहुल गांधी का कार्यक्रम में आखिरी वक्त में चुनाव प्रचार खत्म होते समय तक पूर्णिया में रहा। तो ये चीजें बताती है कि कांग्रेस ने भी सीमांचल को बहुत गंभीरता से लिया है। और वोटर में भी एक बात, जो पिछली बार ओवैसी का फैक्टर किस लिए नहीं काम करा, उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि उनको जो ओवैसी के वोटर है उनको सुनना पसंद करते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, उनके वो हीरो हो सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर हम ओवैसी को वोट देंगे तो वो सरकार में नहीं आने जा रहे। सरकार में अगर आने की गुंजाइश है वो तो आरजेडी और कांग्रेस की ही है। तो पसंद भले वो हो, लेकिन वोट जो है वो आरजेडी और कांग्रेस की तरफ ज्यादा दिख रहा है आशीष। भाऊ, ओवैसी फैक्टर सीमांचल में अगर कट रहा है तो इसका फायदा किसे होगा? अगर इस
चरण में यह भी कोई कहे कि बराबरी का मुकाबला दिख रहा है या स्लाइटली महागठबंधन एज में है, तो भी महागठबंधन को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि यही वो फेज है जिसके वजह से अकेले मतलब इसी फेज ने सरकार बनवा दी थी पिछली बार। बिल्कुल, पिछली बार इसी फेज में सरकार बना दी थी और बीजेपी और एनडीए लगातार इस बार में प्रयासरत था कि सेकंड फेज तो अपना है, फर्स्ट फेज में यदि हम अच्छा हाथ मार ले तो फिर सरकार तो कोई रोक नहीं सकता बनने से। लेकिन फर्स्ट फेज में वो मार खाते हुए दिखाई दिए। सेकंड फेज में अब उनको गढ़ संभालना है, वहां पे पिछली बार ओवैसी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था और वो हमेशा बीजेपी को मदद करता है। इस बार ओवैसी फैक्टर कम है क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम को भी लग रहा कि उनका वोट जब बंटता है तो बीजेपी को ही फायदा होता है, तो अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं का है इन लॉन्ग रन में। तो यदि वो हो रहा है और दूसरी बात जैसा कि कहा कि राहुल गांधी का इम्पैक्ट या वहाँ कांग्रेस का वोट कांग्रेस जरा अच्छी कर लेती है। देखिए पिछली बार भी सत्ता में आते-आते इंडिया गठबंधन या महागठबंधन या यूपीए क्यों पीछे बढ़ रहा था। यदि कांग्रेस अपना प्रदर्शन ठीक-ठाक कर लेता तो सत्ता में आ ही जाते, क्योंकि आरजेडी ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस बार कांग्रेस का इनपुट देखना है, कांग्रेस यदि अच्छा कर लेती है तो फिर पहले फेज में भी मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज महागठबंधन को लीड दिखाई देती है और सेकंड फेज में जो बातें हो रही है अभी, जो मनीष ने की या जो राजेश्वर ने की, जो ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं कि लोग कैसे हैं और कुछ बाइट्स हमने सुनी कि लोग लाइन में लगे हुए हैं, लगातार स्लो वोटिंग करवा रहे हैं ताकि लोग लाइन से चले जाए, ये हो जाए। उसके बावजूद भी लोग डटे हुए हैं, इसका मतलब वोट चोरी वाला जो कांसेप्ट है ना, वो कहीं न कहीं लोगों को हिट कर गया है। यदि आप वोट चोरी से सरकार बनाते हो, तो हम इतना ज़्यादा वोट करेंगे कि हम देखते हैं कि आप कितनी चोरी करोगे। हालाँकि जब डकैत बैठे हैं, तो चोरी भी छोटा शब्द पड़ जाता है, तो मैंने तो वही कहा कि सवाल सिर्फ़ आज की वोटिंग का नहीं है, सवाल है आज की रात का और कल की रात का। ये 2 रातें बहुत भयावह होगी क्योंकि इन्हीं 2 रातों में फिर सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाएगा, फिर वैन चली जाएगी, फिर अंदर स्ट्रांग रूम खोली जाएगी और ये जो गड़बड़-झाला होता है या वीवीपैट कहाँ-कहाँ मिलते हैं, कितने-कितने मिलते हैं। 2 जगह तो मिल ही गए वीवीपैट पिछले पिछले फेज़ के, बाकी जगह जलाए गए या नष्ट किए गए, कोई पता नहीं किसी को। ये कई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मतदान के नतीजों के बाद भी पता पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ गड़बड़ हो गई। जहाँ जीती हुई सीट हारता है आदमी और हारी हुई सीट जीतता है, तो वो समझ में आता है कि यहाँ गड़बड़ हो गई। और ये गड़बड़ भी देखनी होगी क्योंकि ये सिर्फ़ सवाल उसका नहीं है सरकार किसकी बनेगी। सवाल है कि चुनाव सुचारू रूप से होते हैं कि नहीं और वो सुचारू रूप नहीं है जो चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार कहते हैं। उन्होंने तो सब हिंदी के शब्दों को नहीं परिभाषित किया है। शांतिपूर्ण मतलब लड़ चलाओ, लोगों का एजिटेशन हो जाए, लोग धरने पे बैठे, वो शांतिपूर्ण मानते हैं वो। और सुरुचि मतलब जहाँ बहुत भयानक गड़बड़-झाला हो, उसको सुरुचि समझते शायद वो। दूसरी बात, जो लगातार चुनाव आयोग हम कई बार से देखा है कि एफिडेविट माँगता है। कंप्लेंट करो, एफिडेविट करो। अरे चुनाव आयोग को ये गलतियाँ सामने दिखती है तो उसको भी सुओ मोटो एक्शन लेनी चाहिए। हमने लिंगदो को भी देखा कि सिर्फ अखबार की आई हुई हेडलाइन को सुबह देख के उन्होंने सस्पेंड करवाए तुरंत अधिकारी। उनने नहीं कहा कि हमारे पास कंप्लेंट नहीं आई जी। आप कोर्ट क्यों नहीं गए? ये नहीं कहा उन्होंने। मुझे याद है एक चुनाव छत्तीसगढ़ में जहाँ कलेक्टर थे एक मंडल, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी भी बने। उन्हें तुरंत कर दिया कि इनकी ड्यूटी बदलो यहां से। अखबार में छपा उनके खिलाफ, उन्होंने सुबह देखा अखबार, व्हाट इज दिस? पहली मीटिंग हुई 10 बजे, उन्होंने ये अखबार फेंका, ऐसा बोला आई वांट दिस ऑफिसर टू बी चेंज इमीडिएटली। क्योंकि जहां डाउट है वहां क्लियरिटी करो। थोड़ा भी डाउट है तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इंक्वायरी ऑर्डर करो और वहां पे 15 दिन का करो और 15 दिन बाद तय करो। चलते वोटिंग में यदि वहां पे वो अधिकारी जाके अंदर बटन दबा रहा है और ये खबरें आ रही है तो तुरंत उसको एक्शन लो। एक्शन क्यों नहीं ली जाती? नहीं लेते हैं सुओ मोटो और एक्शन सब। अगर ये पता चले कि कोई अफसर नहीं गया अमित शाह से मिलने तो हो सकता है देखिए उसका टर्मिनेशन होगा सस्पेंशन के बजाय। टर्मिनेशन तो होगा, वहां पर बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब चुनाव आयोग ही चुनाव लड़ने का सत्ता पक्ष का एक प्रक्रिया हो गया है, वो प्रकोष्ठ हो गया है चुनाव आयोग बीजेपी का,
ऐसे में मतदाताओं की जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, विपक्ष की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ती है। एक होता है हवन करना, हवन होता है, लेकिन कुछ राक्षस हवन में विघ्न डालते हैं, तो उन राक्षसों को भी रोकना और हवन भी करना, ये दो जिम्मेदारियां हैं। मुझे फिर राम याद आ गए। राम की पहली परीक्षा वही थी कि जो उनको बुलाया गया था कि भाई हमको हवन ही नहीं करने देते ये राक्षस, हवन कुंड में आके पत्थर और पत्थर फेंकते हैं। तो यहां जनता ही है, यहाँ पे राम जनता है, जनता को ही राम बन के तुनीर और धनुष पकड़ना पड़ेगा हाथ में, और अपने मतदान से ज्यादा। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहले फेज में इतना मतदान, दूसरे फेज में भयानक मतदान हो रहा है, लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल, मतदान के साथ एक एक छोटा छोटा कमेंट लेना है। मतदान के साथ एक निवेदन है मतदाताओं से कि टीवी बिल्कुल मत खोलिएगा, टीवी बिल्कुल मत खोलिएगा जब तक मतदान खत्म ना हो जाए। उसके बाद बैठ के देख लीजिएगा 2-4 घंटे जो भी है, क्योंकि गजब मेरे सामने स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं पुराना। जब पहलगाम हमले के बाद मोदी सऊदी अरब से बीच में लौट के आए, तो जो उस समय चलाया गया था, उस समय गोदी मीडिया ने लिखा है कि ये देखिए, ये होता है देश के लिए समर्पण, जो मोदी जी का समर्पण है, ये होता है देश के लिए समर्पण। अब दिल्ली में जब हमला हुआ और मोदी भूटान दौरे पर चले गए, तो क्या लिख रहे हैं सब कि संदेश साफ है, साफ संदेश मोदी जी का है कि देश का काम नहीं रुकेगा, ये होता है देश के लिए समर्पण। वाह, दोनों पता तरफ ही से नहीं समर्पण चलता है कि मतलब कैसे जन्म लिए थे ये सब जो लिखते हैं ये। नहीं, आशीष जी आप समझ नहीं रहे। समर्पण ये शब्द वो खुद के लिए यूज कर रहे हैं। ये है हमारा मोदी के प्रति समर्पण, कि मोदी विदेश दौरा छोड़ के आए तो मास्टर स्ट्रोक, घर की तकलीफ छोड़ के विदेश जाए तो मास्टर स्ट्रोक। ये मीडिया का समर्पण है चरणों में सत्ता पक्ष के। बर्थडे सेलिब्रेशन में गए हैं साहेब, केक कटवाने, और भूटान से, अच्छा ये भी है, ये भी लिख रहे हैं भूटान से 2 टूक संदेश, मतलब आतंकियों को 2 टूक संदेश देने के लिए भूटान चला गया एक आदमी। बताओ, गजब है, गजब। नहीं और आज नहीं, यहाँ पे भी पहलगाम के बाद भी उन्होंने 2 टूक संदेश बिहार में जाके दिया था, बिहार जाके दिया, अंग्रेजी में, हाँ, बिहार जाके अंग्रेजी में दिया। एक संदेश और बिहार के लोगों के लिए है। बिहार में हेमा मालिनी बहुत फेमस है, लालू यादव ने बहुत जमाने पहले कर दिया था फेमस की गाल हेमा मालिनी जैसे होगा। हेमा मालिनी भाजपा की सांसद हैं, और हेमा मालिनी बहुत गुस्से में है इस वक्त मीडिया को लेकर के। उनका ट्वीट है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, बहुत गुस्से में है। आज सुबह ही देश के जितने चैनल हैं 1 घंटा सबने प्रोफाइल दिखा दिया, उनकी फिल्में दिखा दी कि धर्मेंद्र नहीं रहे। बाद में पता चला धर्मेंद्र तो अस्पताल में रिकवरी कर रहे हैं। तो आज ये मुहर, पता है इसलिए बता रहा हूं सब बीच में कि आप सोचिए 11 साल से इनको मजा आ रहा था, इन्हीं पति की मौत की फर्जी खबर चला दी तो आज गुस्सा हो गई हैं। इसके पहले कहती थी मीडिया जो कह रहा है मोदी जी के बारे में सही है, मोदी जी राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब हेमा मालिनी आज मान ली कि 11 साल से सब फर्जीवाड़ा चला रहे हैं, ये झूठे हैं सब। भाजपा सांसद की स्वीकारोक्ति है, सब हम जोड़ के ला रहे हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहिए, जितना 4-5 घंटा बचा है झूठों से सावधान, दबा करिए मतदान, दबा करिए मतदान, झूठों से सावधान। एक एक छोटा छोटा कमेंट, बढ़ता हुआ मतदान, ये बम्पर मतदान, राजेश्वर जायसवाल जी, ये बम्पर मतदान आज तक का ट्रेंड है, गूगल से निकाला था राजभर ने। क्या करेगा, परिवर्तन करवाएगा? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आपकी बारी है, बोलिए। एक संदेश बिहार में और चल रहा है, मुझे 40-50 लोगों ने अभी आधे घंटे में भेजा है कि जहां तीर नहीं वहां लालटेन ही सही, जहां तीर नहीं वहां लालटेन ही सही। ये खेल आप लोग दिल्ली में बैठे हुए नहीं समझ रहे हैं, बहुत बड़ा खेल ये जो मनीष जी हैं ये समझ रहे होंगे, क्योंकि इस बार लग रहा है कि नीतीश कुमार गेन करने वाले हैं। उन्होंने शायद चिराग पासवान को भी समझा दिया होगा कि बेटा तुम्हारी अभी जो लाइफ है बहुत लंबी है पॉलिटिक्स करने की, तो ज्यादा जमीन ना छोड़ो, तुम्हारे पिताजी हमारे साथ रहेंगे। तो चिराग पासवान भी अभी ठीक ठाक है। तो लोग क्या है कि लोगों ने एक चीज और भी लिखा है कि भाजपा आप
चिराग साफ, ऐसे ऐसे होगा नहीं, लेकिन लोगों ने ये सब लिखना शुरू कर दिया है। मुझे आधे घंटे में कम से कम 30 लोगों ने भेजा, नाम वाम नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन ये चर्चाएं सभी जगह है। बहुत ही विचित्र किस्म की वोटिंग हो रही है, और मतलब जो हार्डकोर लोग हैं एक दूसरे के वोट को देने के लिए, वो सब शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया से शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि सभी लोगों को हर जगह लग रहा है कि जो विरोधी है सरकार में नहीं है, उसको सभी जगह उस पर पुलिस के छापे पड़ रहे हैं, जम के चल चल छापे पड़ रहे हैं, और लोग जो बिल्कुल मतलब स्पष्ट मैसेज है। मैसेज कुल मिला के मुझे जो समझ में आया कि ये जो बाकी राज्यों में इन्होंने किया है, गैर लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक रवैया इनका है, तानाशाही रवैया है। बिहार वालों ने तानाशाही रवैये के गाल पर करारा थप्पड़ मारा है। ये जो बात है कि छापेमारी है, इस सबसे बिहार के लोग बहुत चिढ़े हुए हैं। और ये जो मैसेज बाद में बताया राजेश्वर जी ने, मनीष, क्या वाकई ये चल रहा है क्या? ये मुझे पहली बार ये कोई ग्राउंड का इंफॉर्मेशन, हवाई तो बहुत लोग करते हैं, ग्राउंड का इंफॉर्मेशन पहली बार मिला। अगर आधे घंटे में 40 मैसेज ऐसे ऐसे फ्लोट होकर आ रहे हैं कि तीर नहीं तो लालटेन सही, तो ये अगर ऐसा है तब तो 14 तारीख सिर्फ ज्ञानेश कुमार ही बचा पाएंगे, मनीष। आशीष, इससे पहले एक और मैसेज चल रहा था, लालटेन ही तीर है। हाँ, ठीक है ना? अच्छा। तो एक मैसेज ये भी चल रहा था कि लालटेन ही तीर है। हाँ, एक चीज आशीष, जो एनडीए और महागठबंधन के बीच जो आपको और हमारे दर्शकों को अंतर समझना होगा, कि आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, या चिराग पासवान हो, ये कौन है? चिराग पासवान का है। खैर इस बार तो चिराग पासवान जो का स्ट्राइक रेट ऐसा होगा कि उसका हिसाब मोदी और शाह ही लेंगे उनसे, कि क्या स्ट्राइक रेट उनका निकल के आया है। जो हमने कहा है 14 तारीख को भी हम लोग उनके स्ट्राइक रेट पर बात करेंगे। तो ये इन तीन लोगों को समझना होगा। इन तीन को एनडीए ने क्यों रखा है या अपने साथ क्यों रखा? इसलिए रखा ताकि इनके वोट, मतलब इनकी जाति के वोट बाहर, एनडीए से बाहर ना जाए। ठीक है। मुकेश सहनी को महागठबंधन में क्यों रखा गया? मुकेश सहनी को महागठबंधन इसलिए रखा गया ताकि इनके वोट महागठबंधन में आए। ठीक है, एनडीए से अलग हो तो जाए। आप, हाँ, एनडीए से महागठबंधन में आए। तो मुकेश सहनी ये काम अब तक नहीं कर रहे थे, 2019 में भी नहीं किया जब लोकसभा महागठबंधन, लेकिन इस बार वो काम हुआ है। कितना हुआ है, किस हद तक हुआ है, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा, अगर वाकई में उस तरीके से चुनाव परिणाम आया। लेकिन आप इस तीनों को देखें, इन तीनों की एनडीए को वैसे जरूरत नहीं है। उनको लगता है जैसे उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार अलग थे तो नुकसान कर गए, सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को कर गए। वो चिराग पासवान अलग थे तो नुकसान कर गए। उस नुकसान को कम करने के लिए इनको साथ में रखा है। ऐसा नहीं कि ये इनके विनिंग कॉम्बिनेशन है। और इस बार जब रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी बैठकर इनका हिसाब भी करेंगे। चिराग का ही हिसाब नहीं होगा, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का भी हिसाब होगा कि आपका भी स्ट्राइक रेट क्या है वो देखिए। जो स्ट्राइक रेट जीतन राम मांझी का पिछली बार रहा था, वो इस बार मतलब दोहराया जाएगा या बढ़ जाएगा, इसकी संभावना मुझे बहुत कम नजर आती है। इसलिए जो बेसिक अंतर मुझे आशीष नजर आ रहा है वो एनडीए और महागठबंधन में बस यही आ रहा है कि एनडीए में ये तीन है कि महागठबंधन में वोट या एनडीए से वोट बाहर ना जाए, इसलिए रखा है। और मुकेश सहनी को इसलिए जोड़ के रखा है ताकि वो एनडीए के वोट को ले आए। अगर मुकेश सहनी वाकई में एनडीए के वोट को कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर गए तो कुल मिला के मोटा मोटा कि महागठबंधन का वोट बैंक जो है उसमें कोई खतरा नहीं है। कुल मिलाकर के मारामारी जो है एनडीए में है, और एनडीए बचाने की जुगत में है। जो भी बचाने की जुगत में है, इसका मतलब वो बैकफुट पर है, बैकफुट पर है। जो बचने और बचाने की कोशिश में बैकफुट पर है। फाइनल कमेंट भाऊ। देखिए, मैं पहले हमेशा कहता हूं कि गठबंधन जब होते हैं आशीष, गठबंधन मात्र नेताओं का इकट्ठा बैठने से गठबंधन नहीं माने जाते। जब तक आपका ग्राउंड लेवल पे मतदान ट्रांसफर नहीं होता एक दूसरे को, तब तक नहीं ये करते। मैं ये नहीं कहता हूं कि महागठबंधन में बहुत बड़ा कोई एकदम ऐसा ट्रांसपेरेंसी हो गई है। महागठबंधन ने एक छोटा खेल खेला, तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, कुछ इसको उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। अब उसमें हुआ ये कि मुकेश सहनी का जो वोट ट्रांसफर नहीं होता था,
वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको उप मुख्यमंत्री पद मिला है, उनको सरकार बनाना है, चाहे कांग्रेस को वोट देना पड़े, आरजेडी को देना पड़े। आईपी गुप्ता भी एक फैक्टर है, आईपी गुप्ता फैक्टर है, के भी यहाँ का भी है। वोट ये वोट चीजें हो रही वोट जा जो रहा है एनडीए का पता था। क्योंकि भाई आईपी गुप्ता को भी बड़ा मंत्रालय मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, जिस लिबरल से ये कर रहे हैं। और इस बार आरजेडी कांग्रेस हो कोई भी हो, दबा के वोटिंग हो रहा है, आरजेडी के पूरा ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि उनका हो रहा है। दूसरी बार राहुल गांधी के कैंपेन ने कहीं ना कहीं, राहुल गांधी के लगातार वहां होने से कांग्रेस का जो रूट स्टॉक था, जो नीचे दबा हुआ कार्यकर्ता था, वो उठ के खड़ा हो गया, वो बाहर आया मतदान के लिए। अब उसको लगता है कि हमारी सरकार बन रही है, दो उप मुख्यमंत्री भले कोई भी हो, लेकिन हमारी सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है और इस सरकार से निजात पा रही है। नीतीश बाबू, जो अभी आप सुन रहे हैं कि तीर नहीं तो लालटेन ही सही, या फिर तीर और लालटेन एक ही है, जो नारे चल रहे हैं, नीतीश बाबू का ये है, यदि मैं नहीं खाऊंगा तो मैं खाने भी नहीं दूंगा, मैं ढोल दूंगा। कल यदि सरकार भी बन गई तो नीतीश की इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी, चाचा को पूरी तरह से इज्जत दी जाएगी। नीतीश 5 साल के लिए विपक्ष में भी बैठेंगे तो नीतीश का इतना नुकसान नहीं होगा जितना भाजपा का नुकसान है। और खासकर ये 2 गुजराती, बिहार हारने का मायना गुजरातियों को अपने पार्टी के अंदर जवाब देना होगा। पार्टी प्रेसिडेंट का बार बार मैं इंडिकेशन करता हूं, अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये ना रात दिन बैठे हैं यहाँ पे। मैं हूँ 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हो टोटल, तो महागठबंधन का वोट ट्रांसफर हो रहा है, एनडीए का वोट नीचे बिखर रहा है, ऊपर भले ही हाथ में हाथ डाल के वी का साइन कर रहे हो, वो नीचे जाते जाते उल्टा साइन हो रहा है। प्रॉब्लम ये है। चलिए, खैर हम अभी और माइन्यूट और अलग अलग इलाकों से, सीमांचल से भी पत्रकारों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथी मनीष जी और राजेश्वर जी उसमें मदद कर रहे हैं, इन्हीं लोग के जरिए सब टीम। तो हम और लाएंगे, थोड़ा और गहराई से विश्लेषण करेंगे। आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी, ये कैसे कुछ वोट उधर से इधर ट्रांसफर करवा रहे हैं, काट रहे हैं, वो भी एक विषय है। इसके अलावा एक बाइट मैंने सुनी थी, उसको भी ध्यान में मुझे है, उसकी भी चर्चा कर ही दूं। एक धानुक युवक की बाइट मैंने सुनी, उसने कैमरे पे कहा कि दुलाल चंद यादव जो जिसकी हत्या हुई है, वो दुलाल चंद यादव नहीं धानुक है, वो यादव धानुक की रक्षा के लिए हमारे लिए मर गया है। उसका मतलब, उसका जो भाव था ना, वो गजब का था कि हमारे लिए, धानुक को बचाने के लिए मरा, क्योंकि वो पीयूष जो है वो धानुक प्रत्याशी, धानुक जाति से, कि धानुक को बचाने के लिए वो यादव मरा है, वो हमारे लिए हम सब कुछ है। मतलब वो भावनाएं उसकी बहुत भिड़ोरे मार रही थी उसमें। कुल मिला के ये उसने बताया कि जो यादव धानुक, मतलब कई बार कहते हैं ना कि अति पिछड़ा या ये जातियां यादव के साथ कंफर्ट जोन में नहीं रहती हैं, वो भी कुछ टूटा है लग रहा है। खैर इस पर करेंगे ये बहुत चर्चा गहराई से, इसमें राजेश्वर जी और मनीष जी दोनों लोगों की राय हम लेंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में लेंगे। तो एक अंतराल, अल्पविराम, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद राजेश्वर जी, धन्यवाद मनीष जी, नमस्कार।